डियर लर्नर, मैं सुल्तान स्पेशल एजुकेशन क्वेश्चन बैंक यानी कि विशेष शिक्षा प्रश्न बैंक के एमसीक्यू सीरीज 19 में आपका स्वागत है। बहुत ही धमाकेदार प्रश्न हैं। इससे पहले विशेष शिक्षा प्रश्न बैंक के एमसीक्यू सीरीज 18 तक का वीडियोस बनाया जा चुका है। उन वीडियोस को भी ज़रूर देखिए। उन वीडियोज का लिंक इस वीडियो के यानी कि एमसीक्यू सीरीज 19 के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा, आप उन्हें भी देखिए। उन वीडियोज़ में भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं और आपके विभिन्न प्रकार के एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत उपयोगी हैं। मेन बात यह है कि वीडियो को आप पूरा देखा करिए, क्योंकि जब तक आप वीडियो को पूरा नहीं देखेंगे तब तक आपको पूरी जानकारी नहीं मिल जाएगी। आपका कोई भी एग्जाम हो जहाँ पर स्पेशल एजुकेशन से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं तो लगभग इसी तरीके के प्रश्न आएंगे, चाहे वो किसी एक्ट से हो, चाहे वो यानी कि अधिनियम से हो, किसी योजना या स्कीम से हो, या किसी भी स्पेशल एजुकेशन, इंक्लूसिव एजुकेशन या व्हाटएवर। तो इन सब से रिलेटेड प्रश्न बनता है, इसलिए आप वीडियो को पूरा देखिए और अंत तक देखिए ताकि आप पूरा लाभ उठा सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एमसीक्यू सीरीज 19 का पहला प्रश्न। शुरू करने से पहले यदि आपने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, एंड यदि चैनल में पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आने वाले न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए और आप ऐसे ही महत्वपूर्ण और बेहतरीन वीडियो का लाभ उठाते रहें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये रहा आपका पहला प्रश्न कि बौद्धिक अक्षमता एक नहीं है, यानी कि इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी इज नॉट ए, क्या नहीं है? ऑप्शन ए लैक इन डिसीजन मेकिंग, यानी कि निर्णय लेने में अगर कमी होती है तो क्या यह बौद्धिक क्षमता नहीं है? या ऑप्शन बी मेंटल प्रॉब्लम या मानसिक समस्या नहीं है? ऑप्शन सी डिजीज या रोग नहीं है? या ऑप्शन डी ऑल ऑफ द एबव, या ऊपर में से तीनों नहीं है? तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन सी रोग। जो बौद्धिक अक्षमता ये एक रोग नहीं है, इसमें निर्णय लेने में कमी होती है, मानसिक समस्या होती है, विभिन्न प्रकार के टाइम मैनेजमेंट समस्या होती है, लेकिन ये रोग नहीं है। तो इसलिए ऑप्शन सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 2 जो आपके सामने है कि बड़ा दिखना लेकिन बच्चे की तरह व्यवहार करना, इसे कहा जाता है। तो इसे क्या कहा जाएगा? चलिए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए लोकोमोटर डिसेबिलिटीज, यानी कि लोकोमोटर अक्षमता कहा जाएगा अगर ऐसे बच्चे को है। तो बड़ा दिखना यानी कि दिखने में बहुत अच्छा बच्चा है, लेकिन जब वो व्यवहार करता है, सपोज अगर एक 15 साल का बच्चा हो गया और 15 साल का बच्चा है, दिखने में बढ़िया है, उसका शारीरिक रूप से फिट है, लेकिन उसके जो व्यवहार है वो बच्चे की तरह है। हरकतों का मतलब एक गलत वे में नहीं, लेकिन असामान्य तरीके से, तो बच्चे की तरह व्यवहार करता है, क्योंकि बच्चा एक पशु के समान होता है, पूर्णतया वो समझदार नहीं होता, इसलिए वो कुछ भी करता है। तो यदि बच्चों की तरह व्यवहार करता है तो फिर उसे क्या कहा जाएगा? जैसे कि ऑप्शन ए था लोकोमोटर डिसेबिलिटी, या ऑप्शन बी विजुअल इंपेयरमेंट यानी कि दृष्टिबाधिता, ऑप्शन सी हियरिंग इंपेयरमेंट यानी कि श्रवणबाधिता, क्या ऑप्शन डी इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी यानी कि बौद्धिक अक्षमता। तो इसको कहा जाएगा, यानी कि जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन डी इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी यानी कि बौद्धिक अक्षमता। वो इसलिए करता है क्योंकि व्यवहारिक कमी भी देखी जाती है और साथ ही साथ बौद्धिक रूप से यानी कि मेंटली भी फिट नहीं होता है, जिसके कारण से उम्र तो बढ़ गई है, बड़ा भी हो गया है, दिखने में ठीक ठाक है, बट व्यवहार जो है वो बच्चे जैसा है। क्वेश्चन नंबर 3 जो आपके सामने है, सीबीआर का पूर्ण रूप है। बहुत ही सिंपल है लेकिन आपको आएगा जरूर, और ये आपको आ भी रहा होगा। तो चलिए देखते हैं। ऑप्शन ए कम्युनिटी बेस्ड रिहेबिलिटेशन, ऑप्शन बी कॉन्स्टिट्यूशन बेस्ड रिहेबिलिटेशन, ऑप्शन सी कंडीशन बेस्ड रिहेबिलिटेशन, एंड ऑप्शन डी करिकुलम बेस्ड रिहेबिलिटेशन। तो जो इसका सही जवाब है वो है ऑप्शन ए कम्युनिटी बेस्ड रिहेबिलिटेशन, जिसे हम हिंदी में समुदाय आधारित पुनर्वास कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 जो आपके सामने है, बेहतरीन प्रश्न है,
कई लोग सवाल पूछते हैं कि इसका क्या मतलब होता है। तो आउटरीच पुनर्वास कार्यक्रम है क्या, यानी कि क्या है ये? ऑप्शन ए रिहेबिलिटेशन इन सेंटर, यानी कि जो भी हम पुनर्वास करते हैं वो सब केंद्र में ही रह करके करते हैं। या ऑप्शन बी रिहेबिलिटेशन बाय गोइंग टू कम्युनिटी एरियाज, यानी कि सामुदायिक क्षेत्रों में जाकर पुनर्वास करना, यानी कि जैसे किसी गांव में चले गए या किसी ऐसे एरिया में जहां पर लोग ज़रूरतमंद हैं या उनको ज़रूरत है या पुनर्वासकर्ता को या पुनर्वास करना है, वहां जाकर के जागरूकता फैलाना है। या फिर ऑप्शन सी ए या बी दोनों, या ऑप्शन डी नॉन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है वो है ऑप्शन बी सामुदायिक क्षेत्रों में जाकर पुनर्वास करना। आउटरीच प्रोग्राम, ये नाम से भी परिचित होता है। ये आउट मतलब बाहर, रीच मतलब पहुंच कर पुनर्वास कार्यक्रम करना, यानी कि केंद्र में ही नहीं करना है, हमको समाज में जाना है और समाज की जितनी भी समस्याएं हैं उनको पहचान करना है और खास करके जो समस्या उनसे जागरूकता फैलाना है कि वास्तव में रिहेबिलिटेशन क्या है, विकलांगता क्या है, या इसको कैसे समझें, या आपके घर में ऐसी कोई समस्या है तो आप उसे एक्सेप्ट करें। तो इस तरीके के सारे प्रोग्राम, या मान लीजिए कि कोई भी इक्विपमेंट्स बंटना है तो वहाँ जा कर के ये इनरोलमेंट या पता लगा लेना कि कितने लोग हैं जिन्हें हम इक्विपमेंट प्रोवाइड कर सकते हैं, यानी कि असिस्टिव डिवाइसेस, यानी कि जो सहायक उपकरण होते हैं वो कितने चाहिए। क्वेश्चन नंबर 5 जो आपके सामने है कि निम्नलिखित में से परामर्शदाता के गुण हैं जो काउंसलर होता है। ऑप्शन ए खुले विचारों वाला, ऑप्शन बी सुनने की योग्यता, ऑप्शन सी प्रभावपूर्ण संप्रेषण कौशल, या ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी ऑल ऑफ द एबव, यानी कि उपर्युक्त सभी। क्योंकि जो परामर्शदाता होता है उसके सामने जब एक कोई क्रिटिकल बच्चा या व्यवहारिक समस्या वाला बच्चा बैठता है तो सुनने की योग्यता तो बहुत ज़रूरी होना चाहिए, क्योंकि अगर उसकी सुनेगा नहीं तो समस्या का समाधान कैसे करेगा। एकदम खुले विचारों वाला होना चाहिए। ऐसा नहीं कि अगर उसने कुछ कह दिया तो उसकी बातों पे अड़ जाना है, तो उस तरीके का फिर काउंसलर नहीं हो सकता। वो तो एक जिद्दी टाइप का आदमी है जो उसको उस चेयर पे नहीं बैठना चाहिए काउंसलर वाली पे। तो साथ ही साथ प्रभावपूर्ण संप्रेषण कौशल, बच्चा जो कहता है तो उसकी बातों को समझ करके आप कैसे सवाल करते हैं, उसकी लैंग्वेज में, उसकी किस तरीके से वो किस बैकग्राउंड से आया है, उसके साथ पूरी तरीके से समायोजन करके तब जाकर के एक बेहतरीन पुनर्वास या परामर्श दिया जा सकता है। तो ये सारी चीज़ें गुण होने चाहिए, इसलिए ऑप्शन डी सही है। क्वेश्चन नंबर 6 जो आपके सामने है, स्वलीनता की सर्वप्रथम व्याख्या किसने की? ऑप्शन ए जेबी वाटसन, ऑप्शन बी सैमुअल किर्क, ऑप्शन सी लियो कैनर एंड ऑप्शन डी ब्लूलर। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी लियो कैनर। जो ब्लूलर महोदय हैं इन्होंने स्वलीनता शब्द का प्रयोग सबसे पहले किया था 1911 में, इसलिए लियो कैनर हैं। और जो सैमुअल किर्क हैं, सैमुअल किर्क, इन्होंने अधिगम अक्षमता यानी कि लर्निंग डिसेबिलिटी शब्द का प्रयोग सबसे पहले किया था 1963 में। एंड जेबी वाटसन एक व्यवहारवादी हैं, आप जानते ही हैं। तो इसका ऑप्शन सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 7 जो आपके सामने है कि DDRC का पूर्ण रूप है। ऑप्शन ए डिसेबिलिटी डिस्ट्रिक्ट रिसर्च सेंटर, ऑप्शन बी डिस्ट्रिक्ट डिसेबिलिटी रिहेबिलिटेशन सेंटर, ऑप्शन सी डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट रिहेबिलिटेशन सेंटर एंड ऑप्शन डी डेवलपमेंट डिसऑर्डर ऑफ रिहेबिलिटेशन सेंटर। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी डिस्ट्रिक्ट डिसेबिलिटी रिहेबिलिटेशन सेंटर। क्वेश्चन नंबर 8 जो आपके सामने है कि दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 का अध्याय 14 क्या कहता है? जो RPWD एक्ट में अध्याय 14 है वो क्या कहता है? ऑप्शन ए स्किल डेवलपमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट यानी कि कौशल विकास और रोजगार की बात करता है, या ऑप्शन बी स्टेट फंड फॉर पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज यानी कि विकलांग व्यक्तियों के लिए राजकीय कोष से संबंधित बात करता है, या ऑप्शन सी
नेशनल फंड फॉर पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज यानी कि विकलांग व्यक्तियों के लिए राष्ट्रीय कोष की बात करता है, या फिर ऑप्शन डी एजुकेशन यानी कि शिक्षा की बात करता है। तो जो इसका सही जवाब है वो है ऑप्शन सी नेशनल फंड फॉर पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज यानी कि विकलांग व्यक्तियों के लिए राष्ट्रीय कोष की बात करता है। और जो ऑप्शन बी है वो चैप्टर यानी कि अध्याय 15 यानी कि 15 में आता है, और जो आपका ऑप्शन डी है एजुकेशन वो 3 में आता है, एंड स्किल डेवलपमेंट वो आपका 4 में आता है। क्वेश्चन नंबर 9 जो आपके सामने है कि रक्तलाई विकार संबंधित है। रक्तलाई क्या होता है, यानी कि हेमोलिटिक डिसऑर्डर। ऑप्शन ए थैलेसीमिया, ऑप्शन बी सिकल सेल डिजीज, ऑप्शन सी हेमोफीलिया, ऑप्शन डी ऑल ऑफ द एबव। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी सिकल सेल डिजीज। जो सिकल सेल डिजीज है इसका अर्थ है कि मतलब एक जो ऊपर बताया गया जो पुरानी रक्तलापता होती है या दर्दनाक घटनाओं और विभिन्न प्रकार की संबंधित समस्याएं होती हैं या रक्त से संबंधित, तो हम उसको सिकल सेल डिजीज कहते हैं। इसको आप इस एक्ट को ये आपका आरपीडब्ल्यूडी एक्ट 2016 में सभी प्रकार की डिसेबिलिटीज दी हुई हैं। तो ये अगर पूछा जाए कि इस तरीके की समस्या किस अधिनियम में शामिल है तो आपका आरपीडब्ल्यूडी एक्ट में शामिल है, क्योंकि अन्य किसी एक्ट में नहीं है। इसी में किस प्रकार की विकलांगताओं वाले एक्ट जो आरपीडब्ल्यूडी एक्ट 2016 है उसी में शामिल है। तो इसका ऑप्शन बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 10 जो आपके सामने है कि बच्चे को वस्तुओं को उठाने में कठिनाई का संदेह है। यानी कोई बच्चा है उसको वस्तु का उठाता है, उसमें कठिनाई होती है, उसको संदेह होता है मैं उठा पाऊंगा नहीं, डिफिकल्टी होती है। ऑप्शन ए जो दृष्टिबाधित बच्चा होता है उसे, या फिर जो श्रवणबाधित बच्चा होता है ऑप्शन बी, या ऑप्शन सी लैंग्वेज इम्पेयरमेंट यानी कि किसी को भाषा क्षति होती है तो वस्तु को उठा नहीं पाता, या ऑप्शन डी लोकोमोटर इम्पेयरमेंट यानी कि लोकोमोटर क्षति हो सकती है। देखिए लोकोमोटर का मतलब ऐसा नहीं होता कि केवल पैर से दिव्यांग है या पैर में कोई दिक्कत है, हाथ में भी दिक्कत हो सकती है, इसलिए वस्तु को ना उठा पा रहा हो या हाथ में कोई प्रॉब्लम हो गया हो, हाथ मुड़ गया हो, तो भी वो लोकोमोटर डिसेबिलिटी की श्रेणी में आता है, इसलिए वो उठा नहीं पाता है। तो इसलिए इसका जो ऑप्शन है ऑप्शन डी सही होगा, लोकोमोटर इम्पेयरमेंट यानी कि लोकोमोटर क्षति, जिसको हम अस्थि विकलांगता, अस्थि क्षति भी कहते हैं, या गामक अक्षमता भी हम इसे कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 प्रश्न 11 है जो आपके सामने है, सलामांका वक्तव्य कब दिया गया था। ऑप्शन ए 1990 में, ऑप्शन बी 1992 में, ऑप्शन सी 1993 में, या ऑप्शन डी 1994 में। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन, जो इसमें आंसर में ऑप्शन लिखा है वो ऑप्शन बी 1994 लिखा है, यहाँ ऑप्शन डी होना चाहिए। तो जो लेटर में लिखा हुआ है ऑप्शन बी, ये इसको कट करके ऑप्शन डी होगा, और जो न्यूमेरिकल लिखा हुआ है 1994 में वो सही है, यानी कि सलामांका वक्तव्य कब दिया गया 1994 में, इसका ऑप्शन डी सही है। यहाँ जो आंसर के आगे बी लिखा है ये कट करके इसको डी समझिए। ये स्पेन में दिया गया था, और जो सलामांका स्टेटमेंट था ये दिया गया था, इसका एक थीम था, मतलब एक सम्मेलन था ये। इसकी जो मेन थीम थी स्पेशल नीड्स एजुकेशन एक्सेस एंड क्वालिटी, यानी कि जो विशेष शैक्षिक आवश्यकताओं पर था कि उनकी जो सुलभता और समता यानी कि क्वालिटी के लिए किस तरीके से पहुंच हो उनकी, उसके लिए बात की गई थी। इसमें यह भी कहा गया था कि हर बच्चे की चारित्रिक विशेषताएं अलग अलग होती हैं, इसलिए स्कूल का निर्माण बच्चों की आवश्यकताओं के अनुसार किया जाए, यानी कि मॉडिफाई किया जाए स्कूल को। इस बारे में भी सलामांका वक्तव्य में बात की गई थी, जो कि यूनेस्को द्वारा यह आयोजित किया गया था प्रोग्राम। क्वेश्चन 12 जो आपके सामने है, यानी कि प्रश्न 12, यूनेस्को कब बना था। चलिए देखते हैं इसको। ऑप्शन ए
15 नवंबर 1945, ऑप्शन बी 16 नवंबर 1945, ऑप्शन सी 17 नवंबर 1945 या ऑप्शन डी 18 नवंबर 1945। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी 16 नवंबर 1945। जो यूनेस्को है इसका पूरा नाम है यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। ये अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जो शिक्षा के क्षेत्र में, साइंस के क्षेत्र में और संस्कृति के क्षेत्र में, इन सब के लिए छोटे जो संगठन होते हैं उनको फंड भी प्रोवाइड करता है और इन सब के लिए शांति चाहता है कि बेहतरीन ये सब व्यवस्थित हो सके। क्वेश्चन नंबर 13 यानी कि 13, आपका स्वागत है इसमें। देखिए इस प्रश्न को कि ब्रेल लिपि उपयोगी है। ऑप्शन ए फॉर विजुअल इम्पेयरमेंट चिल्ड्रेन यानी कि दृष्टिबाधित बच्चों के लिए, ऑप्शन बी हियरिंग इम्पेयरमेंट चिल्ड्रेन यानी कि श्रवणबाधित बच्चों के लिए, या ऑप्शन सी फॉर इंटेलेक्चुअल डिसेबल्ड चिल्ड्रेन यानी कि बौद्धिक अक्षम बच्चों के लिए, या फिर ऑप्शन डी फॉर लोकोमोटर डिसेबल्ड चिल्ड्रेन यानी कि जो अस्थिगामक या गामक अक्षम बच्चे होते हैं उनके लिए। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए फॉर विजुअल इम्पेयरमेंट चिल्ड्रेन यानी कि दृष्टिबाधित बच्चों के लिए। आप जानते हैं कि ब्रेल जो स्क्रिप्ट है, ब्रेल लिपि है, वो वीआई बच्चों के लिए, दृष्टिबाधित बच्चों के लिए उपयोग की जाती है, जिसका निर्माण लुइस ब्रेल ने किया था, जिसमें 6 डॉट होते हैं। उसी के आधार पर अपनी लेखन कला को बनाते हैं और उसी से अपनी लिखावट करते हैं और एक बेहतरीन जो इनकी शिक्षा प्राप्त करने का एक बेहतरीन माध्यम है। क्वेश्चन नंबर 14 जो आपके सामने है कि यूडी का आविष्कार किसने किया। यूडी मतलब यूनिवर्सल डिजाइन। ऑप्शन ए रॉन मेस, ऑप्शन बी डॉक्टर उमा तुली, ऑप्शन सी सैमुअल किर्क एंड ऑप्शन डी लियो कैनर। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए रॉन मेस। ये एक आर्किटेक्ट थे जो बिल्डिंग से रिलेटेड एक काम किया करते थे और खास करके ये थे कि फिजिकली डिसेबल्ड थे रॉन मेस। तो इसलिए इन्होंने इससे रिलेटेड बताया, जानकारी दी और क्योंकि ये खुद उस चीज़ को फेस किए थे इसलिए इन्होंने इसका आविष्कार भी किया। ये जो रॉन मेस थे इनका पूरा नाम रोनाल्ड लॉरेंस मेस था और ये अमेरिकन आर्किटेक्ट थे और खुद ये एक प्रकार के शारीरिक रूप से अक्षम व्यक्ति थे, लेकिन कभी भी इन्होंने उस चीज़ को स्वीकारा नहीं, अपनी समस्या को। और एक बेहतरीन, आज अगर हम उनके बारे में जान रहे हैं तो आप समझ सकते हैं कि वो एक समस्या से ग्रसित होते हुए भी अपनी एक बेहतरीन पहचान बना गए क्योंकि कुछ कर गए। तो यूडी का आविष्कार इन्होंने ही किया था। क्वेश्चन नंबर 15 जो आपके सामने है कि LRE का पूर्ण रूप है। ऑप्शन ए लीस्ट रिस्ट्रिक्टिव एनवायरनमेंट, ऑप्शन बी लेबल रिस्ट्रिक्टिव एनवायरनमेंट, ऑप्शन सी लीस्ट रिक्रिएशनल एनवायरनमेंट एंड ऑप्शन डी लीस्ट रिक्वायरमेंट एनवायरनमेंट। तो इसका जो सही जवाब है वह है ऑप्शन ए लीस्ट रिस्ट्रिक्टिव एनवायरनमेंट यानी कि हिंदी में अगर कहें तो न्यूनतम बाधित वातावरण होता है। और अगर देखा जाए तो वास्तव में जो लीस्ट रिस्ट्रिक्टिव एनवायरनमेंट ही हर जगह होता है क्योंकि पूरी तरीके से बैरियर फ्री होना बहुत मुश्किल रहता है। मान लीजिए कि हर प्रकार के बच्चे आ गए तो न्यूनतम बाधा तो रहती ही रहती है। कहीं पर 100% बैरियर फ्री करना शायद असंभव है क्योंकि एक संस्थान फिर कितना क्या करेगा, एक उसको हर चीज़ को बेहतर बनाना पड़ेगा। वहाँ लिफ्ट भी चाहिए, मान लीजिए रैंप बना लिया बहुत बढ़िया, लेकिन रैंप से ही केवल बैरियर फ्री को साबित नहीं किया जा सकता है क्योंकि इसके और भी बहुत सारे घटक हैं। हालांकि यहाँ पर जो
LRE का फुल फॉर्म होगा वो होगा ऑप्शन ए, लीस्ट रिस्ट्रिक्टिव एनवायरनमेंट। और अगर एक और है बैरियर फ्री एनवायरनमेंट, तो यहाँ पर अगर BFE होता फुल फॉर्म तो बैरियर फ्री एनवायरनमेंट, B फॉर वॉल, F फॉर फिश और E फॉर एनवायरनमेंट, यानी कि E फॉर एलिफेंट। तो VFE बैरियर फ्री एनवायरनमेंट अगर होता यहाँ पर तो, लेकिन अभी LRE है तो लीस्ट रिस्ट्रिक्टिव एनवायरनमेंट होगा। तो ये रहे आज के 15 प्रश्न इस सीरीज के। आशा करता हूँ कि आपको पसंद आए होंगे और आप कमेंट करके ज़रूर बताइए कि प्रश्न आपको कैसे लगे और सुझाव भी दीजिए। आपका स्वागत है अगर आप अच्छे सुझाव देते हैं, कैसे भी सुझाव दीजिए, क्योंकि सुझाव से और भी बेहतर बनाया जा सकता है वीडियोस को, सीरीज को, जितने भी हैं। तो इसलिए आपका सुझाव भी अपेक्षित है। चलिए तब तक के लिए जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट सीरीज में। थैंक यू सो मच। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक करिए वीडियो को और यदि चैनल में पहली बार हैं तो सब्सक्राइब करिए, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करिए एंड अपने दोस्तों तक भी शेयर करिए ताकि वो भी लाभ उठा सके। थैंक यू सो मच।